नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए एकदम दमदार तैयारी और उसके लिए रेगुलर मैं आपकी पीडीएफ वीडियो पहुंचा रहा हूं और ये है उसका सेट नंबर 39। तो रेगुलर क्रम में रोज़ वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को सब्सक्राइब करिए और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शीत प्रकोष्ठ का मतलब होता है कोल्ड स्टोर। तो कोल्ड स्टोर में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है सूर्य की रोशनी पड़ने नहीं दी जाती। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण में सांद्र कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। तीसरा श्वसन की दर घटा दी जाती है। चौथा आर्द्रता बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है श्वसन की दर घटा दी जाती है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि श्वसन की दर से क्या मतलब होता है। श्वसन की दर घटाने का मतलब है कि कोल्ड स्टोर में जो तापमान होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। कोल्ड स्टोर में तापमान बहुत ही कम हो जाने से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी बैक्टीरिया के प्रसार का जो प्रभाव होता है वो बहुत ही लोअर हो जाता है। यानी बैक्टीरिया वहाँ पे प्रभावी रूप से श्वसन नहीं कर पाते, वो ग्रोथ नहीं कर पाते। इस वजह से शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, उनमें सड़न उत्पन्न नहीं होती है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में कमी आएगी। गुब्बारा चपटा होकर चक्रिका के प्रकार में आ जाएगा। गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। गुब्बारे का माप पहले के आकार के ही समान रहेगा। तो जब गुब्बारा पृथ्वी तल से ऊपर जाएगा तो ऊपर गैसों का जो दाब है वो कम हो जाएगा। गैसों का दाब कम होने से गुब्बारे का जो आकार है वो पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी गुब्बारे के माप में वृद्धि हो जाएगी पृथ्वी तल से ऊपर वायुमंडल में जाने पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा कथन सही नहीं है। चारों कथन को पढ़ना है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। सही है, क्योंकि तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर ध्वनि का वेग 0.1 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। तो ये पहला राइट आंसर है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। दाब पर ध्वनि के वेग का कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये कथन भी क्या होगा, सही होगा। यानी पहला सही है और दूसरा भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, गलत है। क्योंकि आर्द्रता बढ़ने से तो जो है ध्वनि का वेग बढ़ता है। आपने महसूस किया होगा कि ठंडी के दिनों में आपके घर के पास रेलवे स्टेशन या गाड़ी के वाहनों की आवाज़ दूर तक जाती है, जबकि गर्मी के दिनों में नहीं, क्योंकि ठंडी के दिनों में आर्द्रता अधिक होने से ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है। अगला इसमें चौथा ऑप्शन है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। ये भी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, एकदम दमदार क्वेश्चन चल रहे हैं। सारे सेट में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको मन लगा के पढ़ना है। सारे सेट को एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेना है, आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, तो दरवाज़ा खोलेंगे अगर तो क्या होगा, आप इसको रेफ्रिजरेटर का तापमान ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यानी अगर हम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो कमरे का तापमान गर्म होने की बजाय कमरे का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे तो कमरा ठंडा नहीं होगा, बल्कि कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि यांत्रिक तरंग होती है, याद रखिएगा। ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग होती है, जबकि रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, प्रकाश तरंगे ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय होती हैं, यांत्रिक तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल द्वारा परावर्तित होती हैं। आपको मालूम है कि जो संचार के लिए तरंगे होती हैं वो आयन मंडल तक जाती हैं और आयन मंडल से टकराकर फिर पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। तो आयन मंडल संचार में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित करके किया जाता है। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित करके, यानी आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल द्वारा। पिछले जैसा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा इसमें इंग्लिश वाला अगर आ जाएगा तो भी आपको ध्यान रखना है कि आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल द्वारा इन तरंगों को परावर्तित किया जाता है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल में से निम्नलिखित में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो रेडियो तरंगों के लिए आयन मंडल ही, चाहे रेडियो तरंगे हों चाहे वायरलेस हो, सभी के लिए जो है मोबाइल तरंगे हों, सभी के लिए आयन मंडल ही उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? यानी निर्वात में कौन सी तरंगें नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती, क्योंकि ये यांत्रिक तरंगे होती हैं और इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कास्मिक किरणें हैं, कास्मिक किरणें आवेशित कण हैं, अनावेशित कण हैं, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कास्मिक किरणें जो है आवेशित कण होती हैं। ओके, याद रखिएगा, कास्मिक किरणें आवेशित होती हैं। कास्मिक किरणों के संबंध में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कास्मिक किरणों के संबंध में से निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ऑप्शन बी है उनकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है, ऑप्शन सी है ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, ऑप्शन डी है वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कास्मिक किरणों के संबंध में क्या सही नहीं है? तो कास्मिक किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, यही सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं? सही है। क्वेश्चन नंबर 12, UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें साधारणतः संचरित की जाती हैं। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगें संचरित की जाती हैं भू तरंगों द्वारा, आकाश तरंगों के रूप में, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी तरंगें संचरित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये आपका तरंग है और ये उभरा हुआ जो भाग है इसको श्रृंग कहते हैं। तो दो श्रृंग अथवा दो गर्त के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो श्रृंग अथवा दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये उभरा हुआ हिस्सा आपको मालूम है कि श्रृंग कहलाता है और दबा हुआ हिस्सा गर्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, क्रिस्टल की संरचना को जानने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की स्थिति का पता लगाता है, निम्न में से कौन सी तरंगों का प्रयोग करता है? तो जो रडार होता है वो रेडियो तरंगों का यूज करता है। रेडियो तरंगों का यूज करके वो दुश्मन के वायुयान की स्थिति का पता लगाता है। तो आज के सेट नंबर 35 के 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर हमें कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के पास वीडियो भी शेयर करिए और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। जय हिंद।